very simple concept. Whenever we heard a word about the central bank, so what the first thing came in your mind? क्या चीज होता है? Interest rate, monetary policy. और सिंपल अल्फाज Regulate overall bank. ओके डन. अगर एक लेमैन के तौर पे पूछूं, व्हाट इज द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक? Forget about any other thing. A single core responsibility. Sir, to control macroeconomic objectives. No. Money supply. Yes. Only core responsibility is a money supply. Either M1, M2, M3, whatever. Only core responsibility is money supply, and all other responsibilities and duties are associated with the money supplies. Definitely, whenever we are regulating the money supply, so commercial banks are the players in money supplies. They are the players, those playing whenever we are using money supply. तो उनको रेगुलेट करता है. मॉनेटरी पॉलिसीज रेगुलेट करता है बिकॉज ऑफ मनी सप्लाई, एंड ऑल अदर फंक्शंस उसके. आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं क्योंकि सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नोट छापना और उसको रेगुलेट करना, तो इसलिए सेंट्रल बैंक का कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोर जिसको कोई भी सेंट्रल बैंक अवॉइड नहीं कर सकता, वो है मनी प्रिंटिंग एंड मनी सप्लाई. अगर ये होगा तो सेंट्रल बैंक की वर्किंग होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम में रहेंगे. तो ये ख्याल रखिएगा कि इसके बगैर कोई काम सेंट्रल बैंक का होना नहीं है. आप कुछ भी कर लें, लेकिन मनी सप्लाई को तो आपको हर सूरत में रेगुलेट करना है. अब क्वेश्चन ये आता है, ये कंसेप्ट डेवलप कहाँ से हुआ, ये कंसेप्ट रेगुलेट कहाँ से हुआ, या कंसेप्ट का बेस क्या है, ओरिजिन क्या है? बेसिकली जब तक ये कंसेप्ट डे फर्स्ट से है, पहले दिन से है दुनिया में, जब से कोई भी कमोडिटी एज अ करेंसी यूज होना शुरू हुई है, जब भी दुनिया में कोई करेंसी एज अ कमोडिटी यानी कि एज अ कमोडिटी एज अ करेंसी यूज होना शुरू हुई है, तो उसकी प्राइस रेगुलेशन या उसकी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए चीजें डेवलप हुई. लेकिन जब से फियाट करेंसी यानी कि पेपर करेंसी या आर्टिफिशियल करेंसी का वजूद आया है, जब से ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि फियाट करेंसी या आर्टिफिशियल करेंसी की कोई अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती. जब उसकी कोई अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, व्हेनेवर एवरीवन नोज दैट देयर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू इन द पीस ऑफ पेपर, तो हाउ वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दैट पीस ऑफ पेपर? Definitely what we need some surety behind it. Who provides the surety? God knows. Who is the assurer? I have no idea. तो ये ख्याल रखिएगा कि सेंट्रल बैंक बेसिकली एक श्योरिटी होती है उस पर्टिकुलर पेपर करेंसी के बैक पे, जिसके बिहाफ पे हम वो श्योरिटी कैलकुलेट करते हैं. एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबसे, डॉलर क्यों इजीली एक्सेप्टेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड रेदर देन ईरानी रियाल? तो उसका अगर हम ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज दैट कि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मेनली ट्रेडिंग में यूज होती है. तो डॉलर क्या है? डॉलर भी एक पीस ऑफ पेपर है, ईरानी रियाल भी एक पीस ऑफ पेपर है. मैं उस कागज पे ईरानी रियाल की जगह डॉलर छाप दूं तो क्या डॉलर की वैल्यू हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि वो डॉलर फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका से इशू नहीं हुआ, वो डॉलर ईरान में छपा है. जाली करेंसी या इन सब को रेगुलेट करना सेंट्रल बैंक का काम है. अब देखिए बड़ा सिंपल सा, कागज और प्रिंटिंग प्रेस सबके पास है. पाकिस्तानी आज रुपया छोड़ के डॉलर छापना शुरू हो जाए तो क्या डॉलर वैलिडेटेड हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो डॉलर फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका से श्योरिटी में नहीं है. तो ये याद रखिएगा कि वो गारंटी जो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई के पीछे देता है, उसकी ओरिजिनेशन जरूरी है. किसी भी करेंसी को छापने के लिए या किसी भी करेंसी की रेगुलेशन के लिए जरूरी है कि उसको उसका सेंट्रल बैंक रेगुलेट करे. अगर सेंट्रल बैंक के अलावा कोई और रेगुलेट करेगा तो वही करेंसी जाली करेंसी कहलाएगी या फेक कम मनी कहलाएगी. उसको एज अ रियल मनी ट्रीट नहीं किया जा सकता. मोस्ट ऑफ द टाइम
इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो सेंट्रल बैंक के साथ उस गवर्नमेंट का होता है जो उस करेंसी को मूव ऑन करती है, यानी कि कंट्री का होता है वो कंट्री कितना स्ट्रांग है जिसकी वो करेंसी है। अगर कंट्री स्ट्रांग है तो डेफिनेटली उसका सेंट्रल बैंक भी स्ट्रांग होगा, और सेंट्रल बैंक स्ट्रांग है तो उसकी करेंसी भी स्ट्रांग होगी। ये अब एज अ कमोडिटी मनी अगर देखा जाए तो ये सदियों से, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से था। उस वक्त आपके पास दिनार और दरहम और अशरफियां चलती थी, उनके टकसाल या वो मोल्डिंग मशीनें होती थी जो उस गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी, और वो लेकिन उनमें सेंट्रल बैंक की जरूरत क्यों नहीं थी? वो इसलिए नहीं होती थी कि उसके पीछे इंट्रेंसिक वैल्यू लगी हुई होती थी। इंट्रेंसिक वैल्यू से मुराद ये है कि क्योंकि वो कमोडिटी अपनी ओन वैल्यू रखती थी, तो वो जितना हैवी करेंसी दिनार या दरहम या अशरफी होती थी उतना ज्यादा उसकी वैल्यू होती थी। दूसरा इम्पैक्ट ये आता था कि वो यकीनन किसी ना किसी बादशाह के खजाने से जारी होती थी। वो खजाना डेफिनेटली वो हर एक नहीं जारी कर सकता था, वो वही ऑर्गेनाइजेशन जारी करती थी। तो उस पॉइंट से हम इसको लेके चलते हैं। तो सेंट्रल बैंक हमेशा से दुनिया में थे, जब से करेंसी किसी भी शेप में है कोई ना कोई उसकी सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी होती थी जो वो करेंसी जारी करती थी। लेकिन जैसे जैसे हम फियाट कमोडिटी की तरफ गए, पेपर करेंसी की तरफ, तो वैसे वैसे वी रियलाइज इट कि पेपर करेंसी में क्योंकि आर्टिफिशियल श्योरिटी देनी होती है, तो श्योरर का या अश्योरर का स्ट्रॉन्ग होना इज वेरी नेसेसरी व्हेनेवर ही इज टेकन अ श्योरिटी अबाउट इट कि जी ये बहुत अच्छा कर। पास्टली वी फॉलो इट कि सबसे पहले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, स्वीडन में सेंट्रल बैंक का कंसेप्ट डेवलप किया हुआ इन 1600। फिर उसके बाद इंग्लैंड ने, फिर उसके बाद फ्रांस ने, फिर जर्मनी, फिर टर्की, फिर कैरी ऑन। और अब तो विदाउट सेंट्रल बैंक कोई काम नहीं होता, क्योंकि एवरीवन नीड्स अ फियाट कमोडिटी। फियाट कमोडिटी फिर मैं क्लियर कर दूं, फियाट कमोडिटी वो होती है जिसकी कोई असल वैल्यू नहीं होती। तो ये उस सेंस में है। एक सेकंड बेटा, मैं सेंट्रल बैंक इज एन इंडिपेंडेंट नेशनल अथॉरिटी, ऑटोनोमस बॉडी होती है। ऑटोनोमस बॉडी का कंसेप्ट ये होता है, एक वो बॉडी जो रेगुलेट करती है अंडर सर्टेन नॉर्म्स, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट फ्रीली freely move on होती है, not controlled by any government. Government means any kind of political governments, any kind of any government, not regulated by any government. फ्री फ्लो मूवमेंट होती है। उसकी एक मॉनेटरी पॉलिसीज में रेगुलेट बैंक्स करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज करती है, इकोनॉमिक रिसर्च करती है, सो मैनी थिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीज टू कंट्रीज। लेकिन ये क्लियर रखिएगा कि सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, रेगुलेटेड अंडर सर्टेन लॉज, सर्टेन ऑर्डिनेंस, सर्टेन कंडीशंस, और उसको कोई भी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से रेगुलेट नहीं कर सकती। तो ये ख्याल है कि ये क्लियर रखिएगा कि ये जो एक माइंडसेट लोगों का होता है कि सेंट्रल बैंक रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, नो। हाँ, डेफिनेटली जारी बात है, हर गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चलाना चाहती है तो गवर्नमेंट की इंटरवीन होती है, लोगों को अपॉइंट वहां पे सेंट्रल बैंक्स में या इन अथॉरिटीज में गवर्नमेंट ही करती है। लेकिन इनके पास ये अथॉरिटी होती है कि दे कैन मूव ऑन बाय ऑन देयर ओन विदाउट रिगार्ड ऑफ दैट कि व्हाट द पॉलिटिकल गवर्नमेंट नीडेड एंड व्हाट्स नॉट। तो
ये M3 के ऊपर है, लेकिन बात ये कि ये डेफिनेटली राइट है कि ये अपने तौर पे कर। की कंसेप्ट इनका जो होता है, की ऑब्जेक्ट जो होता है, की फंक्शनिंग जो होती है, वो 3 होती है मेन। मनी सप्लाई रेगुलेट करना, कमर्शियल बैंक्स रेगुलेट करना, और मॉनेटरी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसीज रेगुलेट करना। ये 3 वो की एरियाज हैं जिसके लिए सेंट्रल बैंक फॉर्म किए जाते हैं और सेंट्रल बैंक उसके लिए वर्कआउट करते हैं। इशू जो आता है वो यही आता है कि ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ क्रॉस एसोसिएटेड हैं, तो हम तीनों को अलग वे में नहीं कर सकते। सेंट्रल बैंक मनी प्रिंट तो कर सकता है, लेकिन मनी सर्कुलेट करना सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मनी सर्कुलेशन कमर्शियल बैंक की जिम्मेदारी है। कमर्शियल बैंक्स क्योंकि वो शॉप्स है जहां से मनी सर्कुलेट होती है, तो उनको रेगुलेट करना भी बहुत जरूरी होता है कि वो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बैंक पॉलिसीज ही रेगुलेट हो रहे हो। फिर ये ख्याल रखिएगा कि समबडी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो इट्स डायरेक्टली हिट टू द इन्फ्लेशन। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज है M1, आई एम टॉकिंग अबाउट द M1 राइट नाउ, M1 अगर मनी सप्लाई 1 अगर इंक्रीज है तो इसका मतलब है सर्कुलेशन में मनी इंक्रीज हो गई है। सर्कुलेशन में जब पेपर ऑफ करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी, कमोडिटीज में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड को प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, लोग ज्यादा खरीदना चाहेंगे। जब लोग ज्यादा खरीदना चाहेंगे तो क्या उतनी कमोडिटीज आपके पास है नहीं है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड पे प्रेशर आएगा, प्राइस हाइक होना शुरू हो जाएंगी, प्राइस हाई होना मुसलसल शुरू हो जाएंगी। इट्स एन प्रॉब्लम। ये एक इक्विलिब्रियम ट्रांजैक्शंस है जो सेंट्रल बैंक आफ्टर एवरी सर्टेन टाइम कर रहा होता है। इमीडिएटली भी करता है प्रिवेंटेशंस के लिए कम समटाइम। अभी जैसे लास्ट मंथ हमने देखा कि सेंट्रल बैंक ने मोर देन 4% डिक्लाइन किया विद इन 15-20 डेज, क्योंकि रियलाइज हुआ कि इन्फ्लेशन और कोविड-19 की प्रॉब्लम्स की वजह से इट्स बिकम मॉनेटरी पॉलिसी बिकम अ वेरी डिफिकल्ट। तो ये सारी चीजें ख्याल रखिएगा। अनदर डेफिनेशन जो सेंट्रल बैंक की है, central bank is the bank in any country to which has been entrusted the duty to regulating the volume of currency and credit in the country, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, क्योंकि फॉरेक्स भी इसकी डोमेन में आता है, फॉरेक्स की वजह से इंटरनेशनल सेटलमेंट भी इसी की जिम्मेदारी है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल सोवर्जिनिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, डेफिनेटली ये भी इसकी जिम्मेदारी है। एक बहुत छोटा सा ऑप्शंस जिसपे हम बाज़ औक़ात काम नहीं करते, वो ये कि अगर लेट सपोज आपकी कंट्री में सेंट्रल बैंक नहीं है तो क्या दुनिया रुक जाएगी? नहीं, दुनिया चलेगी। लेकिन मनी सप्लाई को आप रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? आप क्यों नहीं रेगुलेट कर पाएंगे? क्योंकि आपके पास कोई सेंट्रल बैंक या सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो मनी की डिमांड एंड सप्लाई को रेगुलेट कर सके, और उस डिमांड एंड सप्लाई को रेगुलेट करके वो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन या प्राइसेस को कंट्रोल कर सके। एक अगर छोटा सा क्वेश्चन, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इट्स एन गुड ऑप्शन और बैड? एक सिंपल सा क्वेश्चन। जिन्होंने सेविंग्स की हुई है उनके लिए तो गुड ऑप्शन है, और जो बिजनेस में है और लोन लिए हुए हैं फाइनेंशियल कॉस्ट Yes, इंक्रीज sir. हो रही है उनकी। सही। उनके लिए बैड तो ऑप्शन। अब पाकिस्तान जैसे कंट्री में, अच्छा ये तो एक वो पर्टिकुलर रीजन हो गया जिसकी वजह से हम फाइनेंसिंग को पढ़ते हैं। दूसरा रीजन क्या है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कंसेप्ट क्या होता है? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मार्केट में से मनी सप्लाई शॉर्ट हो जाती है। कैसे शॉर्ट हो जाती है? क्योंकि वो सेविंग में चली जाती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा, लोगों ने पैसा सेव किया, अब पैसा सर्कुलेशन से निकलना शुरू हो गया और सेविंग की साइड पे कन्वर्ट होना शुरू हो गया। जब ये सेविंग की साइड पे कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी, तो डिमांड पे जो प्रेशर बिल्ड होता है सप्लाई ज्यादा होने से। लेट सपोज, बहुत छोटी सी एग्जांपल रखिएगा, लेट सपोज वी ऑल हैव 1000 रुपीज इन आवर पॉकेट। हम 30 लोग हैं, हमारे पास 30,000 रुपए। मार्केट में जो कमोडिटीज अवेलेबल है वो 25,000 रुपए की अवेलेबल है। तो इसका मतलब है 5,000 रुपए जिन लोगों के पास है, या 5,000 रुपए के लोग जो है वो चीजें नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि 25,000 के बाद माल शॉर्ट हो जाएगा, डिमांड पे प्रेशर आएगा। अब डिमांड पे जब प्रेशर पड़ा तो अब क्या ऑप्शन होगा कि प्राइस हाई होना शुरू हो गई। आपने कहा नहीं भाई ये तो बहुत डिमांड है, लोग ज्यादा आ रहे हैं, मैं तो अब इस रेट में नहीं बैठूंगा, मैं तो अब 50 रुपए 100 रुपए ऊपर बेचूंगा। इसका इम्पैक्ट क्या है कि वो जो चीज अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे थी वो इससे हाई होना शुरू हो गई। हाई होना इसलिए शुरू हो गई कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है जेब में और वो खरीदने को तैयार है। अब लेट सपोज कि मेरे पास 1000 रुपए है, मुझे 1000 रुपए की चीज लेनी है, लेकिन मेरे पास 1200 रुपए।
अगर वो 1050 की भी हो गई तो मैंने कहा ले लो यार, क्या है, पैसे तो है। उससे क्या होगा कि मार्केट में एक इन्फ्लेशन वैल्यू मूव होना शुरू हो जाएगी, जबकि चीज की ओरिजिनल वैल्यू इतनी तेजी से बढ़ी नहीं थी, मार्केट में इन्फ्लेटरी मूवमेंट आ गई। इन्फ्लेटरी मूवमेंट कैसे आ गई कि एवरीवन नोस कि यार मेरे पास पैसा है, मैं तो ले लूंगा। तो उससे क्या डिसएडवांटेज होगा कि जिनके पास पैसा है वो हर चीज को अफोर्ड कर लेंगे, और जिनके पास पैसा नहीं है या जो अंडर प्रिविलेज है उनके लिए लाइफ टफ होती चली जाती है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? सर इम्बैलेंस इकोनॉमी, इसमें बेटा फिर इम्बैलेंस इकोनॉमी होगी ना? बिल्कुल होती है। देखो याद रखना, कभी भी कोई इनबैलेंस इकोनॉमी बहुत लॉन्ग टर्म नहीं रहती। नेचर कैन बैलेंस बाय देमसेल्फ। एक बहुत सिंपल सी चीज रखो, 5 चीजें बिकने की हैं और 8 लोग खरीदने को हैं, तो क्या होगा? किस तरीके से? ज्यादा कोई तलवारें तो नहीं चलेंगी, कोई एक दूसरे को करपटी पे गोलियां रख के मारेंगे तो नहीं। क्या होगा? प्राइस हाइक का मेन गेम शुरू होगा। तो जिनके पास ज्यादा पैसा होगा वो 5 लोग वो चीजें खरीद लेंगे, और जिनके पास कम पैसा होगा वो चीज बेचारे बैठे रह जाएंगे। अब नेक्स्ट डे क्या होगा? नेक्स्ट डे फिर वही 5 चीजें आई और 8 लोग खरीदने वाले थे, तो जो पहले पहुंच जाएंगे वो खरीद लेंगे, जो बाद में पहुंचेंगे वो फिर और। तो एक इम्बैलेंस इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है इकोनॉमी में। उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि वो ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज होना शुरू होगा, जबकि चीज की प्राइस, जो कमोडिटी थी उसकी प्राइस एक्चुअल वो नहीं थी जो जाके खड़ी हो गई है। वो इसीलिए खड़ी हो गई कि लोगों के पास या तो पैसा ज्यादा है या डिमांड शॉर्ट है। तो ये डिसइक्विलिब्रियम जो है वक्त के साथ वापस इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट होता है। क्यों? कि फिर बहुत सारे लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे। डिफॉल्ट कैसे कर जाएंगे? जिनकी परचेसिंग पावर नहीं, वो उसकी जगह सबऑर्डिनेट्स या दूसरी चीजों की तरफ वो होना शुरू हो जाएंगे, और जिनके पास परचेसिंग पावर है वो उसमें एंजॉय करेंगे। अब सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मुल्क में स्टेबिलिटी रखना, इकोनॉमिक। डिसइक्विलिब्रियम हमेशा डिसस्टेबिलिटी का सबब होता है। डिसइक्विलिब्रियम कभी भी अच्छा साइन नहीं होता। अगर आप एक डिसइक्विलिब्रियम में चल रहे हैं तो डिसइक्विलिब्रियम नेवर बीइंग अ गुड साइन। रिया क्यों नहीं हो पा रही? लेट मी चेक द वेटिंग। दिस हमेशा याद रखो, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनी काइंड ऑफ सरप्राइज इज नेवर बीइंग गुड फॉर द इकोनॉमी। सरप्राइज कभी नहीं चाहिए, बिल्कुल। वी आर लाइक वॉक लाइक अ टर्टल, इट्स ओके, हल्के हल्के चलेंगे लेकिन चलेंगे। लेकिन कोई सरप्राइज आ जाएगा तो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन कि वो सरप्राइज कैसे मूव ऑन हुआ है। सरप्राइज ऑलवेज, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस सरप्राइज को वेलकम नहीं करते, क्योंकि सरप्राइज ऑलवेज डिसऑर्डरमेंट लाता है। इक्विलिब्रियम जरूरी है। इक्विलिब्रियम मींस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई मस्ट बी मीट ईच अदर। और जितना ज्यादा डिमांड एंड सप्लाई रेगुलेटेड वे में चलेंगे उतना ज्यादा इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। जितना ज्यादा डिमांड एंड सप्लाई इनरेगुलेटेड वे में चलेंगे उतना ज्यादा इकोनॉमी अनस्टेबल रहेगी। ये एक पॉइंट को जहन में क्लियर रखिएगा। अच्छा, अब जो क्वेश्चन मेरा पहले था, लेट सपोज कि 5 चीजें हैं और 8 लोग खरीदने वाले हैं और सबके पास पैसा है। अगर सबके पास पैसा है तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जिनके पास ज्यादा पैसा है वो पहले खरीद लेंगे, या जो पहले पहुंच जाएंगे वो पहले खरीद लेंगे। तो क्या होगा कि लेट सपोज आज 5 चीजें आई और 8 लोग खरीदने वाले थे, 5 ने तो खरीद ली, वो चली गई। अब हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि रोजाना 8 की डिमांड आ रही है। अगले दिन फिर सप्लाई 5 आई। अब सप्लाई 5 आई क्योंकि सब, तो ऑटोमेटिकली वो लोग जो कल 3 रह गए थे खाली, वो आज सबसे पहले पहुंच गए और उन्होंने भी खरीद ली। अब जब दुकानदार ने ये 2 दिन से ऑब्जर्व किया कि यार रोजाना मेरे पास 2-3 कस्टमर अननॉक जा रहे आते हैं, मैं उनको माल नहीं दे पाता हूं। जब मैं माल नहीं दे पाता हूं तो डेफिनेटली वो शॉपकीपर क्या करेगा? अपने सप्लायर से कहेगा कि माल बढ़ाओ। सप्लायर एक सर्टेन एक्सटेंट तक सप्लाई बढ़ा सकता है, अनलिमिटेड एक्सटेंट तक नहीं बढ़ा सकता। और ये हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि इमीडिएटली सप्लाई को बढ़ाना पॉसिबल भी नहीं होता। डिमांड इमीडिएटली बढ़ सकती है, सप्लाई इमीडिएटली नहीं बढ़ती। अब उसने ऑर्डर दिया। अब ये कंडीशन सिर्फ मेरे एक दुकानदार के साथ नहीं, ये कंडीशन मार्केट में सब दुकानदारों के साथ हो रही है। तो सबके ऑर्डर पाइपलाइन में आ गए। ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि अब दुकानदारों की डिमांड का प्रेशर सप्लायर पे पड़ा।
जैसे ही दुकानदारों की डिमांड का प्रेशर सप्लायर पे बढ़ा, सप्लायर की एक कैपेसिटी है वो उतना बना सकता है। सप्लायर ने कहा जब तक उसकी वो कैपेसिटी है वो बनाता रहा। उसके बाद जब उसकी कैपेसिटी फुल हो गई और ऑर्डर मुसलसल आ रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट टाइम क्या होता है कि मैं प्राइस बढ़ा दूं। जैसे ही मैं प्राइस बढ़ाऊंगा, बहुत सारे लोग जो अभी सस्ते के चक्कर में आ रहे थे वो बैक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर से वो प्रोडक्ट बाहर हो जाएगी। जैसे ही वो परचेजिंग पावर से बाहर हुई, अगर प्राइस बढ़ाने के बाद, यानी कि ये ख्याल रखना कि मैं सप्लाई लाइन या प्रोडक्ट लाइन नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, तो मैं प्राइस बढ़ाना शुरू करूंगा। मैं 100 की चीज को 110 किया, अभी भी मैं देख रहा हूँ मेरे पास 5 चीजें हैं लेकिन 7 लोग अभी भी, सिर्फ एक ही आदमी भागा। इसका मतलब है 7 पर्सन की अभी भी वो परचेजिंग पावर में अवेलेबल है। मैंने 120 किया, अभी भी मैंने देखा एक ही गया, 6 लोग अभी भी है, जबकि मेरे पास प्रोडक्ट 5 है। मैंने 130 किया तो मैंने देखा 5 लोग आ गए बाइंग सप्लाई, 6ठा आदमी भी चले गया। तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम प्राइस बनी 130। लेकिन एज अ सप्लायर, एज अ इकोनॉमी, आई नो दैट कि ये 130 रुपए की चीज नहीं है भाई, ये तो 80 रुपए की चीज है। ये तो वक्त के साथ महंगी होकर 130 की हो गई है। इसकी सप्लाई जैसे ही मेंटेन होगी ये वापस अपनी रेगुलेशन पे आ जाएगी। अब इसके दो ऑप्शंस हैं। वन ऑप्शन इज दैट कि वी कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट और उसको वापस अपनी डिमांड के करीब पहुंचाएं, ताकि वो इक्विलिब्रियम प्राइस पे आ जाए या अपनी जेन्युइन प्राइस पे आ जाए या अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे आ जाए। अदर ऑप्शन इज दैट कि हम वो बढ़ा नहीं सकते, वो तो इंपोर्ट हो रहा है। लेट सपोज वो इंपोर्ट प्रोडक्ट है, तो सेंट्रल बैंक के पास एक ही ऑप्शन पर रह गया। उसने कहा एक काम करो, या तो इस पर टैक्स इंपोज कर दो या इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। अच्छा, अगर मैं टैक्स इंपोज करता हूं तो मैं एक सर्टेन प्रोडक्ट पे हूं, लेकिन आपने सेंट्रल बैंक में जो की इकोनॉमिक्स पर्संस बैठे थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये सारी प्रॉब्लम ओवरऑल पूरे सीपीआई इंडेक्स पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, सब पे। अगर सारी ही प्रोडक्ट इससे इफेक्टेड हो रही हैं तो इट सिंपली मींस कि इसका मतलब यह है कि ये प्रोडक्ट्स जो है ये ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई में आ गई, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। तो वो अगर ए प्रोडक्ट नहीं मिल रही तो वो बी के लिए जा रहे हैं, सी के लिए जा रहे हैं। ओवरऑल इकोनॉमी में परचेजिंग पावर बढ़ी हुई है। अब परचेजिंग पावर बढ़ी हुई है, कमोडिटी पावर नहीं बढ़ पा रही है, तो डेफिनेटली कमोडिटी का प्राइस प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाएगा और चीजें महंगी होना शुरू हो जाएंगी। अब चीजें महंगी होना शुरू हो जाएंगी तो बहुत सारे लोगों के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। अब आपको उसको इतनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे भी रखना। अच्छा, ये भी एक ख्याल रखना, अगर आपके चीजें महंगी हो जाती हैं तो आपके लोगों को तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपके सराउंडिंग में जितने नेबरिंग कंट्री है उनको आपसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्यों? कि उनके यहाँ से चीजें निकल के आपके आना शुरू हो जाएंगी। अगर लेट सपोज पाकिस्तान में आटा 100 रुपए किलो हो जाए, तो हो सकता है इंडियन आटा स्मगल करना शुरू कर दे पाकिस्तान में, क्योंकि वहां 25 रुपए बिक रहा है। उन्होंने पाकिस्तान भेजो, पाकिस्तान में ज्यादा प्रॉफिट है। तो ये बिल्कुल बड़ा एक बहुत बड़ी बलून साइकिल है, इसके अंदर हमें मूव करना होता है। तो वो मैं समझा। अब क्या होगा कि जब आपने देखा कि ओवरऑल प्राइसेस हाई हो गई है, यानी कि एक कमोडिटी नहीं है, तकरीबन ऑलमोस्ट हर कमोडिटी की प्राइसेस हाई है, तो इट्स मींस के लोगों के पास मनी सप्लाई ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग फ्रीली मूव हो रहे हैं। अब मनी सप्लाई को कैसे शॉर्ट करे सेंट्रल बैंक का दो ऑप्शन है। एक तो टैक्सेस इंपोज कर दे। अच्छा, जब से वैट और गेट के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए दुनिया भर में, अब आप अपनी मर्जी से टैक्सेस इंपोज नहीं कर सकते सिवाय लोकल टैक्सेस के। आपको कस्टम ड्यूटी वगैरह इंटरनेशनली फॉलो करनी पड़ती है, वो भी आप नहीं कर पा रहे। तो आपने कहा जी ओनली अट्रैक्शन इज दिस कि मैं लोगों को इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऑफर करूं। इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऑफर करूंगा तो लोग उस पॉइंट से आ जाएंगे, यार सेव कर लो, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। और अगर इंटरेस्ट है, लेट सपोज आज आपका 5% इंटरेस्ट है, आपको 1 लाख रुपए पे 5,000 रुपए मिलेंगे साल के, तो हो सकता है बहुत सारे लोग बचाने की सेविंग बनाए, कह रहे नहीं यार क्या करेंगे 1 लाख में 5,000 बचा के, बेहतर है आज एंजॉय करो, चीजें खरीद लो। लेकिन वही 1 लाख में 15,000 मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग उसके लिए मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो उस पॉइंट से हम इसको ख्याल रखिएगा। अब क्या हुआ, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा, जैसे इंटरेस्ट बढ़ा, उसका ऑटोमेटिकली ये इम्पैक्ट आया कि लोगों ने सेविंग करना शुरू करी, परचेजिंग का, यानी कि अननेसेसरी चीजों को, लग्जरीज को, कंफर्ट्स को कम करना शुरू किया और सेविंग करके प्रॉफिट की तरफ जाना शुरू हुआ। दीज आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक। ओके, अब एनी क्वेश्चन? हाँ बोलो बेटा।
सर इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कहते हैं ना शायद। नहीं 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 नहीं, ओपन मार्केट ऑपरेशन जब करते हैं, देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन करना, ओपन मार्केट ऑपरेशन जब करता है सेंट्रल बैंक, जब कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, बहुत ज्यादा, ये उससे एसोसिएटेड जरूर है लेकिन 100% ओपन मार्केट नहीं है। ओपन मार्केट में सेंट्रल बैंक करता है टी बिल्स। अब पाकिस्तान में हाँ, अब एक सर्टेन एक्सटेंट में टी बिल्स जनरल पब्लिक के लिए आ गए, लेकिन इससे पहले टी बिल्स जनरल पब्लिक के लिए नहीं थे। ओपन मार्केट ऑपरेशन को भी एक टूल है इसका, लेकिन ये हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। यू आर राइट कि जब ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है तो इमीडिएटली आ जाती है। अच्छा, वो करता क्यों है ओपन मार्केट ऑपरेशन? कि वो जब टी बिल्स इशू करता है तो टी बिल्स के सर्टेन टेन्योर होते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 1 साल, मैक्सिमम 1 साल के टी बिल्स होते सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। हैं। मैंने कहा मैक्सिमम 1 साल के टी बिल्स होते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए कमर्शियल बैंक्स को वो टी बिल्स बेचता है। जब कमर्शियल बैंक को वो टी बिल भेजता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि कमर्शियल बैंक वो टी बिल खरीद लेते हैं, तो उनकी लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। वो मार्केट में कर्जा देने की पोजीशन नहीं बना पा रहे होते, क्योंकि उनकी लैंडिंग कैपेसिटी वो कम कर देता है और वो उनसे पैसा लेके अपने पास रिजर्व कर लेता है और उनको। अच्छा, जब ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है नॉर्मली सेंट्रल बैंक, तो ये याद रखो उस वक्त डिस्काउंट रेट हायर साइड पे होता है। जब डिस्काउंट रेट हायर होता है तो उस वक्त ओपन मार्केट ऑपरेशन सक्सेसफुली होता है, अदरवाइज ओपन मार्केट ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर लो रेट पे काम करेगा, यानी कि हायर से मुराद है कि मार्केट के हिसाब से हायर होता है, जरूरी नहीं। अगर मार्केट 4 पे चल रही है तो वो उस वक्त 4 के करीब होगा, मार्केट 8 पे चल रही है तो 8 के करीब होगा, मार्केट 15 पे चल रही है तो अगर लेट सपोज ओपन मार्केट 14 पे चल रही है तो टीएफसीज के रेट होंगे 13%, 13.2, 13.5 इस तरीके से। लेकिन अगर ओपन मार्केट 8 पे चल रही है, डिस्काउंट रेट 8 पे है, तो टी बिल्स के रेट भी क्लोज टू 8.25 इस तरीके से होते हैं। लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए काम करता है, लेकिन ये मेन थीम लाइन नहीं है। और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो अभी हम करेंगे, लेकिन ओपन मार्केट एक शॉर्ट टर्म का टूल होता है। जब सेंट्रल बैंक ये रियलाइज करता है कि ये मनी सप्लाई बढ़ी है फॉर शॉर्टर पीरियड, यानी कि 1 आध महीने के लिए इंक्रीज हुई है, ये वापस अपनी पोजीशन में खुद ब खुद आएगी। वो कैसे इंक्रीज होती है, मैं तुम्हें एग्जांपल दूं। जैसे अभी तो इस वक्त रमजानों में कोविड-19 की वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पा रही, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने नोट नहीं छापे। लेकिन अगर रमजान नॉर्मल तरीके से होता है तो ईद की वजह से सेंट्रल बैंक बिलियंस ऑफ रुपीज एक्स्ट्रा छापता। उस सूरत में सेंट्रल बैंक डिस्काउंट रेट या आपके रिजर्व रेशियोज बढ़ा देता बैंकों के, कि भाई आपके पास जो पैसा होगा ना वो आप मार्केट में मॉर्गेज नहीं करेंगे, वो आप वापस जमा कराएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। लेकिन अगर यही लॉन्ग टर्म होगा तो फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है। ये ख्याल है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओनली शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल है। जब आपको प्राइस हाइक आ रही होती है ना, नॉर्मली तौर पे जब प्राइस हाइक होती है उस वक्त हम ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए जाते हैं कि फौरी तौर पे मनी सप्लाई रोको। और ये सबसे इजी टूल है। इजी टूल इसलिए कहता हूं कि ये एक ऑर्डर के जरिए निकल जाता है, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। एक ये इजी टूल है और एक SRR